हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रैक्टिस बैच के अंदर। दोस्तों ये प्रैक्टिस बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम। इसमें हम आप लोगों को हर एक चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट रिवीजन देंगे। उसके बाद हम उसी चैप्टर का एमसीक्यू सेशन आपके साथ करेंगे और उसी चैप्टर के हम ढेर सारे रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी, पीवाईक्यूज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये प्रैक्टिस बैच बच्चों आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अभी तक आपने क्लासेस अपनी कंप्लीट कर ली हैं, एक बारी आप सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हो। सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट विद दिस रिवीजन। मेक श्योर कि आप इन रिविजनरी वीडियोस को सेम डे पर देखेंगे जिस दिन ये अपलोड हो रही हैं। लाइव एमसीक्यू सेशंस में आप पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी हम आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो भी आप हमारे साथ लाइव करेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप बिलीव मी टेक्स्ट जैसे पेपर में एग्जामिशन स्कोर करेंगे। तो कैसा पैटर्न रहने वाला है हमारे इस सीरीज का वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। आपको कॉन्सेप्ट वीडियो जो वन शॉट वीडियो है वो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे। वो आपको हमारे इसी चैनल सीए इंटरमीडिएट बाय पीडब्ल्यू में मिल जाएंगी। जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट वीडियो आ जाएगी ठीक उसके अगले दिन हम आपके साथ एमसीक्यू सेशन कंडक्ट करेंगे लाइव यूट्यूब पे। ठीक है, तो पहले आपके पास फर्स्ट डे पे आपके पास कॉन्सेप्ट की वीडियो आ जाएगी। सेकेंड डे पे हम उसके एमसीक्यूज करेंगे और उसके बाद थर्ड डे पे या फोर्थ डे पे वॉट एवर द केस में भी किसी में एक क्लास लगेगी, किसी में एक से ज्यादा क्लास लगेगी, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द चैप्टर। हम हमारे पास क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस छोटा चैप्टर है, ये एक ही क्लास में इसके सारे क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। पीजीबीपी आएगा, कैपिटल गेन आएगा, सैलरी आएगा, तो इसमें मल्टीपल क्लासेस हम करेंगे प्रैक्टिस सेशंस की, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस उठाएंगे, आरटीपीस के, एमटीपीस के, पीवाईक्यूज के, सो दैट आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमारा दिमाग इन क्वेश्चंस में कितना चल रहा है या हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट वीडियो यूट्यूब पे आएगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। एमसीक्यू सेशन हमारा लाइव होगा यूट्यूब पे और जो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ये हम लोग लाइव करेंगे पीडब्ल्यू ऐप पर। पीडब्ल्यू ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बच्चे को एक्सेस मिलेगा, चाहे वो बच्चा हमारा उद्देश्य रेगुलर पेड वाला हो, उद्देश्य फास्ट ट्रैक पेड वाला हो, या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन जिसने किसी और से क्लासेस ले रखी है, वो भी हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का, इस प्रैक्टिस सीरीज का पार्टिसिपेशन कर सकता है, इसका बेनिफिट उठा सकता है। उसे पीडब्ल्यू ऐप पर जाना है और रिस्पेक्टिव कोर्स के अंदर जाकर ये फ्री कंटेंट उसको एक्सेस करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास डिटेल्ड प्लानर दे दिया जाएगा जिसमें आपको डेट वाइज पता लग जाएगा कि सर कौन सी डेट पे कौन सा टॉपिक आपको रिवाइज करवाने वाले। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग दिस रिवीजन। उससे पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहूंगा कि बेटा आप लोग इस रिविजनरी सेशंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। आपका पार्टिसिपेशन मस्ट है सो दैट कि इस सीरीज को बढ़िया तरीके से आपके पास डिलीवर करा जा सके। राइट, तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर रिवीजन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। बच्चों सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहां से 6 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन बनकर आता है और बिलीव मी ये वन ऑफ द इजी टॉपिक है इनकम टैक्स के अंदर। तो हमारा टारगेट यहां पर होगा कि यहां पे फुल ऑन नंबर हमको चाहिए। तो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमारा टारगेट है कि पूरे के पूरे 6 नंबर हमको मिलने चाहिए। 8 का आता है तो पूरे के पूरे 8 नंबर हमको यहां पर फेच करके लाने हैं। राइट, चैप्टर को शुरू करें उससे पहले एक कंफ्यूजन को दूर कर दें कि बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। इट इज पॉसिबल कि कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है लेकिन उसका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट निकल कर आ रहा है। इट इज पॉसिबल कि कोई इंडिया में फॉरेन सिटीजन है लेकिन उसका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट निकल कर आ रहा है। रेसिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमिन करते हैं एज पर इनकम टैक्स रूल्स। हमारे पास प्रोविजंस हैं रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के, और रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो ईयरली बेसिस पे इवेलुएट होता है, यानी कि हर साल असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है।
इट इज पॉसिबल कि कोई असेसी पहले साल रेसिडेंट है, वही असेसी अगले साल नॉन रेसिडेंट भी बन सकता है। तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल चेंज हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते क्यों हैं? हम रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए निकालते हैं क्योंकि आपकी इनकम और आपकी टैक्स लायबिलिटी ये दोनों आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करती हैं। हमारे पास रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए अलग अलग टैक्स स्कीम्स अवेलेबल हैं, अलग अलग बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली हमारे पास दो तरीके की इनकम होती है, एक इंडियन इनकम और एक फॉरेन इनकम। आपके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, इंडियन की इंडियन और फॉरेन दोनों, ये आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप इंडिया में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट हैं तो आप इंडियन इनकम पे भी टैक्स देते हैं और आप फॉरेन इनकम पे भी टैक्स देते हैं। लेकिन अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है तो आप केवल और केवल इंडियन इनकम पे टैक्स देते हैं। तो आपकी इनकम का स्कोप क्या होगा? आपकी इनकम के अंदर सिर्फ इंडियन इनकम आएगी कि इंडियन और फॉरेन इनकम दोनों आएंगी, ये आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करेगा। इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको जब टैक्स कैलकुलेशन बताई गई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर पढ़ाया गया था, तो वहां पे आपको सीक्वेंस बताया गया था कि सबसे पहले हम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, फिर उसके 5 हेड्स ऑफ इनकम को डिसाइड करते हैं, फिर क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शंस के प्रोविजंस लगाते हैं एंड देन हम उसका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो टैक्स कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होता है वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। हमारे पास आपको पता है अलग अलग असेसीज हैं। हमारे पास इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी बीओआई है, कंपनी है, फर्म है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी। ये अलग अलग पर्सन्स हैं हमारे पास इनकम टैक्स में। हर एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का जो तरीका है वो अलग है। सब किसी के जो रूल्स बनाए गए हैं रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के वो अलग अलग है। तो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना तरीका अलग है, एचयूएफ का अलग, एओपी बीओआई का अलग है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करने वाले हैं, वो है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। कि भाई साहब इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस को निकालने के लिए दो चीजें होती हैं। एक, हमारे पास बेसिक कंडीशन होती है। हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है। उनमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इंडिविजुअल को तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास एडिशनल कंडीशन है, दो एडिशनल कंडीशंस हैं हमारे पास, और असेसी को ये दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। जब असेसी हमारी बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अगर हमारा असेसी एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो वो बनता है हमारा नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और वो असेसी जो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पाता वो असेसी हमारे लिए बन जाता है नॉन रेसिडेंट। तो आप रेसिडेंट हैं कि नॉन रेसिडेंट हैं ये कैसे पता लगेगा? बेसिक कंडीशन से। अगर आप एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि आप रेसिडेंट हैं कि नॉन रेसिडेंट हैं। अगर आप रेसिडेंट हैं तो आपसे एडिशनल कंडीशन पूछी जाएगी और एडिशनल कंडीशन की दोनों कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो आप बन जाएंगे ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं करी तो आप बन जाएंगे नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो बेसिक कंडीशन ये डिसाइड करती है कि असेसी रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, और एडिशनल कंडीशन ये डिसाइड करती है कि अगर असेसी रेसिडेंट है तो वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरीके के स्टेटस निकल कर आते हैं। एक आता है आरओआर, एक आता है एनओआर और एक आता है हमारे पास एनआर। आरओआर वो व्यक्ति है जिसने बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई करी है और उसने दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करी है। एनओआर वो व्यक्ति है जिसने बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई करी है लेकिन दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है। और एनआर वो व्यक्ति है जिसने बेसिक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करी है और एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करी है। आइए जानते हैं कि बेसिक कंडीशंस क्या क्या हैं और एडिशनल कंडीशंस क्या क्या हैं। तो हमारे पास दो बेसिक कंडीशंस निकल कर आती हैं। पहला बेसिक कंडीशन
हमारा क्या कहता है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशन है, सेक्शन 6(6)(a) एडिशनल कंडीशन है। सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशन क्या कहती है, कह रहा है कि इंडिविजुअल इज सेड टू बी अ रेसिडेंट। हम इंडिविजुअल को रेसिडेंट कहेंगे अगर वो सेटिस्फाई करता है एनी वन, कोई भी एक कंडीशन, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। He stays in India for 182 days or more during the relevant previous year. Relevant previous year वो previous year जिस previous year की आप इनकम निकाल रहे हो, वो previous year जिस previous year की आप इनकम निकाल रहे हो। तो साहब अगर आप इनकम निकाल रहे हो, अगर आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो लेट से प्रीवियस ईयर 22-23 की, अगर आप इनकम कैलकुलेट कर रहे हो साहब प्रीवियस ईयर 22-23 की, तो असेसी अगर प्रीवियस ईयर 22-23 में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में है तो हम उसे क्या डिक्लेयर कर देंगे, रेसिडेंट। अगर असेसी जिस प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जा रहा है उस प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज या उससे ज्यादा प्रेजेंट है तो हम उसे रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। और अगर हमारा असेसी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं है तो हम उससे सेकंड बेसिक कंडीशन पूछेंगे। सेकंड बेसिक कंडीशन के अंदर दो पार्ट है। सेकंड बेसिक कंडीशन का पहला पार्ट कहता है कि सर ये पता करो कि असेसी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा प्रेजेंट है कि नहीं। वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा प्रेजेंट है कि नहीं। और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल वो इंडिया में 365 डेज प्रेजेंट है कि नहीं। अगर हमारा असेसी पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में नहीं है, तो हम बेसिक कंडीशन की दूसरी कंडीशन उससे पूछते हैं। दूसरी कंडीशन के दो पार्ट है। पहला पार्ट पूछता है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में है कि नहीं, और इसका दूसरा पार्ट देखता है कि पिछले 4 साल में आप इंडिया में 365 डेज प्रेजेंट है कि नहीं। हमें ये दोनों पार्ट पूरे करने हैं। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में हमें इंडिया में 60 डेज होना है और पिछले 4 साल में हमें इंडिया में 365 डेज होना है। अगर हम सेकेंड कंडीशन के ये दोनों पार्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हम रेसिडेंट बन जाते हैं, अदरवाइज हम नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो एक बार जल्दी से हम रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि सर अगर असेसी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल टू 182 डेज है तो वो रेसिडेंट है। अगर वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज प्रेजेंट नहीं है तो सेकंड बेसिक कंडीशन पूछेंगे। सेकंड बेसिक कंडीशन कहती है कि असेसी को रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल्स टू 60 डेज होना चाहिए और इसके साथ साथ उसको पिछले 4 साल में मोर देन और इक्वल्स टू 365 डेज होना चाहिए। ये आपकी पहली कंडीशन है और ये आपकी दूसरी कंडीशन है। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम दूसरी कंडीशन पूछते हैं, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हम असेसी को नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो इन दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो असेसी रेसिडेंट, और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो असेसी क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अब एक बार आपने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो हम आपसे पूछते हैं एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में मिलती है। एडिशनल कंडीशन में दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी है। अगर हम दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं तो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस बन जाता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन हमने सेटिस्फाई नहीं करी तो हम बन जाते हैं नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन है कि एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन है कि असेसी को पिछले 7 साल में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के जो 7 साल हैं, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर जिस प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जा रहा है उसके पहले के जो 7 साल है उसमें इंडिया में कम से कम 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। पिछले 7 सालों में आपको इंडिया में 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन कहती है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के जो 10 साल है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के जो 10 साल है
उनमें से किसी 2 साल में, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के जो 10 साल हैं उसमें से किसी 2 साल में आपको इंडिया में रेसिडेंट होना है। रेसिडेंट होना है मतलब कि आपको बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। आप रेसिडेंट कैसे बनते हो? जब आप बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। तो पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल आप इंडिया में रेसिडेंट बने हो, मतलब कि आपने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करी हो। तो एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन क्या बोलती है मित्रों? एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन आपसे कहती है, एडिशनल कंडीशन की पहली कंडीशन आपसे कहती है कि लास्ट 7 ईयर्स में आपका इंडिया में स्टे 730 डेज या उससे ज्यादा का होना चाहिए, और पिछले 10 सालों में आप इंडिया में कम से कम एटलीस्ट 2 ईयर्स में आपको रेसिडेंट होना मांगता है। रेसिडेंट आप कैसे बनते हो? जब आप बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। अब एक बात को समझना, सर ये जो 182 डेज लिखा है, ये जो 60 डेज लिखा है, ये 365 डेज लिखा है, ये 730 डेज लिखा है, क्या हमारा ये स्टे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए? हमें लगातार इंडिया में 182 डेज रहना है? हमें लगातार इंडिया में 60 डेज रहना है? हमें लगातार इंडिया में 365 डेज रहना है? द आंसर इज नो। आपका जो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया है दैट नीड नॉट टू बी कॉन्टिन्यूअस। पीरियड ऑफ स्टे में नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, मतलब ब्रेक कर करके भी 182 डेज हो सकते हैं, ब्रेक कर करके भी 60, 365 डेज, 730 डेज हो सकते हैं। दूसरी चीज, जिस दिन आपने इंडिया से डिपार्ट किया और जिस दिन आपने इंडिया में अराइव किया, डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया, डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, ये दोनों दिन कंसीडर करे जाते हैं एज स्टे इन इंडिया। डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया एंड डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया, ये दोनों डेट कंसीडर करे जाते हैं एज अ स्टे इन इंडिया। मैं वापस से रिपीट करता हूं कि सर अगर आपको रेसिडेंट बनना है तो आपके पास 2 बेसिक कंडीशंस हैं, जिनमें से कोई एक बेसिक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। अगर 2 में से कोई एक बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आप रेसिडेंट बनते हो। फिर हम आपसे एडिशनल कंडीशंस को चेक करते हैं। 2 एडिशनल कंडीशन है, दोनों एडिशनल कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आप बन जाते हो ऑर्डिनरी रेसिडेंट। 2 में से एक भी आपने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो आप बन जाते हो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर आप बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करते हो तो बेटा आप बन जाते हो यहां पर नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्संस की। स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्संस की, स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्संस कौन है? सर ये वो लोग हैं जिनके लिए हमारे पास 2 बेसिक कंडीशन नहीं, एक ही बेसिक कंडीशन अवेलेबल है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास 2 बेसिक कंडीशंस होती हैं। नॉर्मली हमारे पास 2 बेसिक कंडीशन है जिसमें से कोई एक कंडीशन आपको क्या करनी है? सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ स्पेशल कैटेगरी के पर्सन्स हैं और इन स्पेशल कैटेगरी के पर्सन्स को केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन मिलता है। इनको केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन मिलता है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन मतलब ये इंडिया में रेसिडेंट बनेंगे अगर इनका इंडिया में जो स्टे है वो मोर देन और इक्वल्स टू 182 डेज है ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर ये इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा नहीं है तो हम इनको नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि हम इनसे सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं पूछते। अब ये स्पेशल कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? तो स्पेशल कैटेगरी के अंदर सबसे पहले वो इंडियन सिटीजन आता है, सबसे पहले वो इंडियन सिटीजन आता है जो परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है अब्रॉड, जो परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है अब्रॉड। किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसका अब्रॉड में एम्प्लॉयमेंट हो गया है, एम्प्लॉयमेंट हो गया मतलब इसकी इंडिया के बाहर जॉब लग गई है और ये वो जॉब करने के लिए इंडिया के बाहर परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर बेटा जॉब तो आएगी ही आएगी, इसके साथ साथ आपका अपना बिजनेस और प्रोफेशन भी आएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर अपना बिजनेस सेटअप कर ले, अपना प्रोफेशन सेटअप कर ले और वो बिजनेस और प्रोफेशन करने के लिए इंडिया से परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है अब्रॉड, तो उस केस में हम उसे स्पेशल कैटेगरी का बंदा बोलते हैं और उससे हम केवल एक ही बेसिक कंडीशन पूछते हैं, 182 डेज या मोर। मतलब वो इंडियन सिटीजन जो परमानेंटली अब्रॉड शिफ्ट हो गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में है तो ही हम उसको रेसिडेंट बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको नॉन रेसिडेंट बोल देंगे।
इसी तरीके से अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो और आप क्रू मेंबर हो, आप इंडियन सिटीजन हो और आप क्रू मेंबर हो फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल के, फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल के, तो अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो और आप क्रू मेंबर हो मतलब कि आप शिप में काम करते हो और वो शिप कहां जा रहा है, विदेश जा रहा है, फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल। तो अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं और आप क्रू मेंबर हैं फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल के, तो आपको स्पेशल कैटेगरी का बंदा बोला जाता है और आपके पास केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही अवेलेबल होती है। अगर आप 182 डेज इंडिया में हैं या उससे ज्यादा इंडिया में हैं तो आप रेसिडेंट बनते हैं, अदरवाइज आप नॉन रेसिडेंट बन जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज एक समझना, इस क्रू मेंबर वाले पॉइंट को लेकर एक एक्सप्लेनेशन आया हुआ है। जब कभी भी आप फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल में जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको एक कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है। जब कोई इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर होता है फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल का, तो जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है फॉरेन के लिए, तो आपका जो शिप का कैप्टन होता है वो आपको क्या देता है, कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देता है। कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है कि भाई आपकी ज्वाइनिंग किस डेट पे हुई, मतलब कि ये जर्नी कब स्टार्ट हुई, और एक आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज होता है, एक आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज होता है, डेट एंड होती है कि भाई किस दिन आपकी जर्नी खत्म हुई। तो ये दोनों दिन क्या करे जाते हैं, एक्सक्लूड करे जाते हैं। ये दोनों दिन एक्सक्लूड करे जाते हैं फ्रॉम द स्टे इन इंडिया। मतलब मान लीजिए आपको कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला और इसमें जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी 15 जून 22, और आपका जर्नी जो टर्मिनेट हुआ, जो आपका डेट ऑफ जर्नी टर्मिनेट हुआ वो लिखा हुआ था मान लीजिए 30 नवंबर 22। तो ये माना जाएगा कि आप 15 जून 22 से लेकर 30 नवंबर 22 तक इंडिया के बाहर थे। ये माना जाएगा कि 15 जून 22 से लेकर 30 नवंबर 22 तक आप आउटसाइड इंडिया थे, आप इंडिया में नहीं थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये किसके लिए है, जो क्रू मेंबर हैं फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल के, जो क्रू मेंबर हैं फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल के, इनको कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है और डेट ऑफ जर्नी एंड की डेट होती है। मतलब किस दिन आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और किस दिन आपकी जर्नी एंड हुई, ये दोनों दिन माना जाता है कि आप इंडिया में नहीं थे। तो 15 जून 22 को माना जाएगा कि आप इंडिया के बाहर थे, 30 नवंबर 22 तक माना जाएगा आप इंडिया के बाहर थे। तो 15 जून से पहले इंडिया में स्टे माना जाएगा और 30 नवंबर के बाद इंडिया में आपका स्टे माना जाएगा। एवरीवन, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास दो बेसिक कंडीशन होती है, कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो असेसी क्या बन जाता है, रेसिडेंट, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो असेसी बन जाता है नॉन रेसिडेंट। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी के बंदे होते हैं उनके पास केवल एक ही बेसिक कंडीशन होती है, पहली वाली, मतलब अगर वो 182 डेज इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट है। इसमें पहला पॉइंट निकल कर आता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन है और आप परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं अब्रॉड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जॉब भी आती है और बिजनेस और प्रोफेशन भी आता है, तो आपके पास पहला बेसिक कंडीशन है, आप इंडियन सिटीजन हैं और आप क्रू मेंबर हैं फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल के, देन ऑल्सो आपके पास सिर्फ पहला ही बेसिक कंडीशन अवेलेबल है। इसमें ध्यान रखना कि जब आप क्रू मेंबर हैं फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल के तो आपको कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें दो डेट होती है, एक होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एक होता है डेट ऑफ टर्मिनेशन। ये दोनों दिन आपके एक्सक्लूड करे जाते हैं, इसे इंडिया में इंक्लूड नहीं माना जाता है, ये नहीं माना जाता कि आप इंडिया में हैं। ठीक है मित्रों। अच्छा, अब इसके बाद एक और एक्सेप्शन निकल कर आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा एक्सेप्शन है, ये तीसरा एक्सेप्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर विजिट करता है इंडिया, अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट करता है इंडिया, तो उस केस में क्या होगा। अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट करता है इंडिया, तो आपको चेक करना है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे जो है वो मोर देन और इक्वल्स टू 182 डेज है कि नहीं।
अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट कर रहा है और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा है, यानी कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि आपकी फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, द आंसर इज यस, तो आप इसे रेसिडेंट बोल देंगे और आप इसकी एडिशनल कंडीशंस को चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन। अगर आपकी दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर आपकी दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, आप असेसी को ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल देंगे। और अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो आप उसे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल देंगे। अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट कर रहा है और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे 182 डेज या उससे ज्यादा का है, तो आप उसे रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे और एडिशनल कंडीशंस चेक करेंगे। लेकिन अगर वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में नहीं है, वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में नहीं है, यानी कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप चेक करेंगे क्या रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसका जो स्टे है वो मोर देन और इक्वल्स टू 120 डेज है। पिछले 4 साल में, लास्ट 4 इयर्स में उसका स्टे इंडिया में मोर देन और इक्वल्स टू 365 डेज है। और उसकी जो इंडियन इनकम है, इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम, इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, इंडियन इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, अगर ये एक्सीड करती है 15 लाख को, ये एक्सीड करती है 15 लाख को, 3 कंडीशन। अगर हमारा इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट कर रहा है इंडिया और वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें 3 कंडीशंस चेक करनी है। पहली कंडीशन, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 120 डेज या उससे ज्यादा है, लास्ट 4 इयर्स में स्टे 365 डेज या उससे ज्यादा है, और इसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। तो इस केस में अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया जाए, तो असेसी बन जाता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और इसमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो असेसी बन जाता है नॉन रेसिडेंट। रिपीट कर रहा हूं, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट कर रहा है इंडिया, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो वो रेसिडेंट है। फिर चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो आरओआर, नहीं हो रही है तो एनओआर। लेकिन अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमें 3 कंडीशंस को चेक करना है। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज, लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज, इंडियन इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम हुज कंट्रोल इज इन इंडिया अगर एक्सीड करती है 15 लाख, देखो एक्सीड लिखा हुआ है, इक्वल्स नहीं है यहां पे, एक्सीड करती है 15 लाख, तो उस केस में असेसी एनओआर बन जाता है। और अगर एक्सीड नहीं करती है तो असेसी आपका एनआर, नॉन रेसिडेंट बन जाता है। एवरीवन, यहां तक बातें क्लियर हुई? ये हमने पढ़ लिया हमारा इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस नॉर्मल तरीके से। हमने बेसिक कंडीशंस को समझ लिया, हमने एक्सेप्शंस को समझ लिया। अब हम बात करते हैं, ये भी वाला पॉइंट भी हमने समझ लिया, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला। अब हम बात करते हैं डीम्ड रेसिडेंट की, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A। डीम्ड रेसिडेंट कौन होता है? सर, जो हाई इनकम ग्रुप के लोग होते हैं ना, हाई नेटवर्थ इनकम वाले जो लोग होते हैं, वो अपना स्टे इस तरीके से प्लान करते हैं कि वो किसी भी कंट्री में रेसिडेंट ना बने, वो किसी भी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल ना हो, वो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस इस तरीके से प्लान करते हैं। और ऐसे लोगों को इनकम टैक्स के एम्बिट में लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट निकाला। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो हम आपको एनओआर मान लेंगे अगर आप
इंडिविजुअल हो तो हम आपको NOR मान लेंगे, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट मान लेंगे, अगर फॉलोइंग कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। फॉलोइंग कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। पहली कंडीशन कि आप इंडियन सिटीजन हैं। पहली कंडीशन कि आप इंडियन सिटीजन हैं। आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेस बट इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम। इन शॉर्ट आपकी इंडियन इनकम, आपकी इंडियन इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, अगर वो 15 लाख से ज्यादा है। और तीसरा, आप किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे, आप किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे ड्यू टू हिज डोमिसाइल, रेसिडेंस और सिमिलर नेचर। मतलब आपने अपना स्टे हर कंट्री में इस तरीके से प्लान किया है कि आप किसी भी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। तो अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं, आपकी इंडियन इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है वो 15 लाख से ज्यादा है, और आप किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे, तो बाबू उस केस में आपको इंडिया में NOR मान लिया जाएगा, डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, डीम्ड रेसिडेंट के केस में नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया मैटर नहीं करता। आप इंडिया में कितने दिन हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया इज नॉट रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट के केस में कोई व्यक्ति इंडिया में अगर 5 दिन भी है, कोई व्यक्ति इंडिया में 5 दिन भी है, 1 दिन भी है, तो उसको अपन क्या मान लेंगे, NOR मान लेंगे, अगर हमारी ये तीनों कंडीशंस क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अगर ये तीनों कंडीशंस राजा बेटा सेटिस्फाई हो जाए तो हम आपको NOR मान लेंगे। हमेशा ध्यान रखना, डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट कभी भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे नहीं लगता। डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट कभी भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे नहीं लगता। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लगता है राजा बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका एप्लीकेबल होता है इंडियन सिटीजन के ऊपर। डन एवरीवन, बहुत बढ़िया, शानदार। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा हो गया है कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। बात कर लेते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे सर? इसके लिए हम लोग चेक करेंगे इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरीके से या फिर पार्टली इंडिया में है, अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया में है या फिर पार्टली, इवन 1% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन इंडिया, इवन 1% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन इंडिया, तो हम HUF को क्या बोलेंगे कि HUF रेसिडेंट है। लेकिन अगर HUF का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, HUF का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में हम इसे नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। तो HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या फिर पार्टली इंडिया में है तो HUF रेसिडेंट है, और अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो HUF हमारी क्या बन जाती है बेटा, नॉन रेसिडेंट बन जाती है। अब HUF एक बार रेसिडेंट बन गई तो फर्दर हमें चेक करना है कि HUF ऑर्डिनरली रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, HUF के कर्ता को पकड़ेंगे। अगर हमारे HUF का कर्ता 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, अगर हमारा कर्ता 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दे जो हमने इंडिविजुअल के केस में पढ़ी थी, मतलब पिछले 10 साल में एटलीस्ट 2 इयर्स में आप रेसिडेंट हो और पिछले 7 साल में आप इंडिया में 730 डेज या उससे ज्यादा हो, तो हम HUF को ROR डिक्लेयर कर देंगे। और अगर हमारा कर्ता एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम HUF को NOR डिक्लेयर कर देंगे। कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट है। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया नहीं है,
पार्टली इंडिया में है या फिर होली इंडिया में है, तो हम उसे क्या डिक्लेयर कर देंगे? रेसिडेंट। अब रेसिडेंट तो बन गए, आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनोगे कि नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनोगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कर्ता पे। अगर कर्ता हमारी दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो हम एचयूएफ को क्या बोल देंगे? ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अदरवाइज एचयूएफ क्या बन जाएगी? नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखा जाता है। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से हमारा मतलब क्या है कि सर जितने भी मैनेजीरियल लेवल के डिसीजंस हैं वो कहां से लिए जा रहे हैं? अगर मैनेजीरियल लेवल के डिसीजंस इंडिया के बाहर लिए जाते हैं तो एचयूएफ नॉन रेसिडेंट हो जाएगी, और मैनेजीरियल लेवल के डिसीजंस अगर इंडिया में लिए जाते हैं होली या फिर पार्टली, तो एचयूएफ आपकी क्या बन जाएगी? एचयूएफ आपकी रेसिडेंट बन जाएगी। अब बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बीओआई और एओपी की। ठीक है, तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो आप इंडिया में रेसिडेंट बनते हैं जब आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या फिर पार्टली इंडिया में होता है। अगर आपका कंट्रोल पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो आपको क्या मान लिया जाता है? आपको मान लिया जाता है नॉन रेसिडेंट। इसके बाद बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की। कंपनी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी को हमेशा रेसिडेंट बोला जाता है, और दूसरी होती है हमारे पास फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी को रेसिडेंट तब बोला जाता है जब इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट से हमारा मतलब क्या है कि सर मेजॉरिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट कहां से लिए जाते हैं? मतलब जो की डिसीजंस हैं बिजनेस के वो कहां से लिए जाते हैं? ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ टॉप लेवल जो डिसीजंस हैं वो कहां से लिए जाते हैं? पोयम की डिटेल्ड डेफिनेशन जो है वो सीए फाइनल में है। मोटा मोटा जो आपको ध्यान रखना है वो ये देखना है कि सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो फॉरेन कंपनी रेसिडेंट है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया के बाहर है तो फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में आता है। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ असेसी या तो रेसिडेंट होते हैं या तो नॉन रेसिडेंट होते हैं। इसीलिए फर्म के केस में, बीओआई के केस में, एओपी के केस में, कंपनी के केस में आपको ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं दिया है मित्रों। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं हमारे स्कोप ऑफ टोटल इनकम की। रेसिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम की। तो हमारे पास इनकम राजा बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास इंडियन इनकम और एक होती है हमारे पास फॉरेन इनकम। किसको इंडियन इनकम बोलते हैं, किसको फॉरेन इनकम बोलते हैं, इसके लिए सरकार ने हमारे पास दो पैरामीटर दिए। पहला पैरामीटर सरकार कहती है ये चेक करो कि इनकम एक्रू कहां हुई है। एक्रू मतलब इनकम आपने अर्न कहां पे करी है, आपकी इनकम का जन्म कहां हुआ है, आपने इनकम अर्न कहां पर करी है। दूसरा, ये इनकम आपको रिसीव कहां पर हुई है। रिसीव से हमारा मतलब होता है बेटा फर्स्ट रिसीट से, कि पहली बार ये इनकम आपको कहां पर रिसीव हुई। तो आपको इनकम को अगर इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम में क्लासिफाई करना है देन यू हैव टू लुक आफ्टर फॉर टू थिंग्स। पहला कि इनकम एक्रू कहां पर हुआ, मतलब आपने इनकम अर्न कहां पर करी, और दूसरा इनकम आपको रिसीव कहां पर हुई। रिसीव से मतलब फर्स्ट रिसीट। अब अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज इंडिया में हो गई, मतलब आपने इनकम एक्रू इंडिया में करी और रिसीव इंडिया में करी, तो वो आपकी इंडियन इनकम। इनकम एक्रू इंडिया में हुई लेकिन रिसीव इंडिया के बाहर हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकम एक्रू इंडिया में हुई है, हम इसको भी क्या बोल देंगे, इंडियन इनकम। आपकी इनकम एक्रू इंडिया के बाहर हुई लेकिन रिसीव इंडिया में हुई, देन ऑल्सो इट विल बी आर इंडियन इनकम। तो मतलब अगर इनकम एक्रू या फिर इनकम रिसीट, इन दोनों इवेंट में से एक भी इवेंट अगर इंडिया में है तो वहां से होने वाली इनकम इंडियन इनकम है,
और अगर दोनों के दोनों इवेंट इंडिया के बाहर हैं तो हम उस इनकम को क्या बोल देते हैं? फॉरेन इनकम। तो अगर इनकम एक्रू अराइज इंडिया में हो रही है या फिर इनकम रिसीव इंडिया में हो रही है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में हो गई तो इंडियन इनकम, और जब ये दोनों चीजें इंडिया के बाहर होंगी तो हम इसको बोलेंगे फॉरेन इनकम। अब कौन से असेसी के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? अगर आपने इंडियन इनकम अर्न करी है तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता। आप ओआर हैं, आप एनओआर हैं, आप एनआर हैं, इंडियन इनकम पे हर एक असेसी को टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने फॉरेन इनकम अर्न करी है और आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आपके हाथ में फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हो जाती है। तो हमारा जो ऑर्डिनरली रेसिडेंट होता है वो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देता है, मतलब पूरी दुनिया में उसने कहीं पर भी इनकम कमाई है उस पे उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑर्डिनरली रेसिडेंट के हाथ में इंडियन इनकम भी टैक्सेबल हो गई, फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हो गई। आपने फॉरेन इनकम कमाई है और आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एनआर है तो इस केस में आपको फॉरेन इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना। तो ऑर्डिनरली रेसिडेंट फॉरेन इनकम पे टैक्स देगा, नॉन रेसिडेंट फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देगा। नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट जनरली फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देता, जनरली ये फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देता। लेकिन दो तरीके की जो फॉरेन इनकम्स हैं, दो तरीके की जो फॉरेन इनकम्स हैं वो इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के हाथ में। तो एनओआर के हाथ में दो फॉरेन इनकम्स टैक्सेबल हैं, एक बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है। तो अगर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के पास विदेश में कोई बिजनेस है, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के पास विदेश में कोई बिजनेस है, लेट्स से हमारे पास यूएसए में एक बिजनेस है, यूएसए में बिजनेस है और इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो हमको रिसीव भी यूएसए में होते हैं, इसके प्रॉफिट्स हमको रिसीव भी यूएसए में ही होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक यूएसए का बिजनेस है और हमारे पास इसके प्रॉफिट्स रिसीव भी यूएसए में ही होते हैं। मतलब इनकम एक्रू कहां पर हो रही है सर? इनकम एक्रू हो रही है यूएसए में और इनकम रिसीव कहां हो रही है? इनकम रिसीव भी हो रही है यूएसए में। तो ये हमारे लिए क्या बन चुकी है? फॉरेन इनकम। इस फॉरेन इनकम पे आरओआर टैक्स देगा ही देगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस फॉरेन इनकम पे एनआर टैक्स नहीं देगा क्योंकि एनआर के हाथ में टैक्स नहीं लगता। अब इस बिजनेस का अगर कंट्रोल इंडिया में है, इस बिजनेस का अगर कंट्रोल इंडिया में है, इस बिजनेस का अगर कंट्रोल इंडिया में है तो भले ये फॉरेन इनकम है, इसके ऊपर एनओआर को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका कंट्रोल इंडिया के बाहर है, अगर इसका कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो इसके ऊपर एनओआर भी टैक्स नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इंडियन इनकम कमाई तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता, आपके हाथ में इंडियन इनकम हमेशा टैक्सेबल होगी। आपने फॉरेन इनकम कमाई है तो आपके पास फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी आरओआर के केस में, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी एनआर के केस में। यूजुअली सभी फॉरेन इनकम एनओआर के केस में भी टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन दो इनकम टैक्सेबल होती हैं, एक बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है और दूसरी प्रोफेशनल इनकम जहां पर प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है। तो अगर आपने कोई प्रोफेशनल इनकम कमाई है, लेट्स से मिस्टर एक्स लॉयर हैं, मिस्टर एक्स क्या है? लॉयर हैं इन इंडिया, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी एक फर्म सेटअप कर दी यूएसए में भी, इन्होंने अपनी एक फर्म सेटअप कर दी यूएसए में भी। तो इस फर्म से होने वाले जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होंगे अगर वो एनओआर रहेंगे तो। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने जो प्रोफेशनल इनकम यूएसए से कमाई है वो ऐसे प्रोफेशन से कमाई है जो इंडिया में सेटअप है। इन्होंने अपनी एडवोकेट की डिग्री कहां से ली है? लॉयर की डिग्री कहां से ली है? इंडिया से ली है। ये इंडिया में लॉयर हैं, इंडिया के बार काउंसिल में ये रजिस्टर्ड है। तो इनका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है जिसका इन्होंने एक्सपेंशन किया है यूएसए में। तो सरकार कहती है कि अगर आपके पास इंडिया का कोई प्रोफेशन है जिसको आप एक्सपैंड कर रहे हो अब्रॉड में, तो अब्रॉड से होने वाली फॉरेन इनकम उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से एनओआर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। इन शॉर्ट, इंडियन इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल, फॉरेन इनकम
आपकी जो है वो ROR के हाथ में टैक्सेबल, NOR और NR के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। NOR केवल 2 फॉरेन इनकम्स पे टैक्स देगा, एक बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, और दूसरा आपका प्रोफेशनल इनकम जहां पर आपका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है। राइट, बिल्कुल सही सर। अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 कहता है इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब क्या हो गया कि ये डीम्ड इंडियन इनकम है, ये डीम्ड इंडियन इनकम है। अगर इनकम एक्रू अराइज इंडिया में मानी जा रही है तो ये डीम्ड इंडियन इनकम है, और अगर ये डीम्ड इंडियन इनकम बन गई तो मतलब ये ऑलवेज क्या होगी, टैक्सेबल होगी। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करेगा, आप OR हो, NOR हो, आप NR हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने सेक्शन 9 में लिखी हुई इनकम कमाई है तो आपको उसे इंडिया में हमेशा टैक्सेबल करवाना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है, एनी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग टू एन असेसी इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। आपको इनकम हो रही है इंडिया के बाहर, आपको इनकम एक्रू हो रही है इंडिया के बाहर, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। मतलब आपने एक इनकम अर्न करी इंडिया के बाहर, आपने एक इनकम अर्न करी इंडिया के बाहर, आपने एक इनकम अर्न करी इंडिया के बाहर, लेकिन वो इनकम आप इंडिया के बाहर इसलिए अर्न कर पाए क्योंकि आपका बिजनेस कनेक्शन था इंडिया के साथ। वो इनकम आप इंडिया के बाहर इसलिए अर्न कर पाए क्योंकि आपका बिजनेस कनेक्शन था इंडिया के साथ। बिजनेस कनेक्शन इंडिया में कब आता है, जब इंडिया में आपका एजेंट एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ NR। अगर आपका इंडिया में कोई एजेंट है, वो एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ NR, मतलब वो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करता है, वो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करता है, वो NR के बिहाफ पे ऑर्डर्स सिक्योर करता है, वो NR के बिहाफ पे गुड्स की सेल परचेज करता है। NR के बिहाफ पे गुड्स की सेल परचेज करता है तो अपन बोलते हैं कि बिजनेस कनेक्शन बन रहा है। तो मान लीजिए कोई नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिया के बाहर इनकम अर्न कर रहा है, उसे इनकम इंडिया के बाहर मिल रही है, लेकिन वो इनकम वो इसलिए अर्न कर पा रहा है क्योंकि उसने इंडिया में एक एजेंट रखा हुआ है, और वो एजेंट क्या करता है, उस NR के बिहाफ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करता है, उस NR के बिहाफ पे इंडिया में ऑर्डर्स सिक्योर करता है। मतलब ऑर्डर सिक्योर करने का मतलब क्या है कि सर कस्टमर्स ढूंढता है, कस्टमर्स को माल बेचता है, सेल परचेज करता है, तो यहां पर बोला जाएगा कि बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। लेकिन अगर आप केवल इंडिया में परचेज करते हो एक्सपोर्ट करने के लिए, आपने इंडिया से माल खरीदा है केवल और केवल एक्सपोर्ट करने के लिए, तो इसे बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाता। आप इंडिया से न्यूज कलेक्शन का काम करते हो और उस न्यूज को फॉरेन मैगजीन्स में, फॉरेन न्यूज चैनल्स पे आप टेलीकास्ट करते हो, तो इसको भी इंडिया के साथ बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता। अगर कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में आके फिल्म शूट करता है और वो जो आपका क्या कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, वो अगर एक कंपनी है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन नहीं है। वो अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो उसका कोई भी पार्टनर इंडियन सिटीजन नहीं है। तो बेसिकली अगर आपका जो एक्टिविटी है वो कन्फाइंड है फॉर द शूटिंग ऑफ द फिल्म इन इंडिया, तो उसे बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता। इनको नॉट कंसीडर्ड एज बिजनेस कनेक्शन, नॉट कंसीडर्ड एज बिजनेस कनेक्शन। अगर इन्हें बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता, यानी कि ये डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं है, इनके ऊपर सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर किसी भी बंदे ने इंडिया के बाहर इनकम अर्न करी है, बिकॉज उस इनकम का बिजनेस कनेक्शन बन रहा है इंडिया के साथ, तो वो इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएगी। उस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बिजनेस कनेक्शन किसको बोलते हैं? जब एक नॉन रेसिडेंट इंडिया में एजेंट रखता है जो उसके बिहाफ पे एक्ट करता है,
तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। लेकिन अगर आपने इंडिया से परचेस करी है केवल और केवल एक्सपोर्ट करने के लिए, आपने इंडिया में न्यूज़ कलेक्शन करी है, या फिर आपने इंडिया में फिल्म की शूटिंग करी है, तो इसे बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता है। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है इंडिया में, लेट्स से आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है मुंबई में, वहां से रेंटल इनकम जनरेट होती है और वो रेंटल इनकम डायरेक्टली आपको यूएसए में रिसीव होती है। तो क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, आपके पास कोई भी असेट और कोई भी सोर्स इंडिया में है, तो वहां से होने वाली इनकम हमेशा क्या मानी जाती है? इंडियन इनकम मानी जाती है। तो अगर इंडियन असेट से, इंडियन प्रॉपर्टी से आपको इनकम अर्न हो रही है, वो इनकम आपको दुनिया के किसी भी कोने में रिसीव होगी, वो इनकम हमेशा 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 इंडियन इनकम मानी जाएगी। अगर आपने इंडियन कैपिटल असेट बेचा है, लेट्स से आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, आपने इंडियन कोई मशीनरी बेची है, वॉट एवर द केस में भी, अगर आपने इंडियन कैपिटल असेट को ट्रांसफर किया है, अगर आपने इंडियन कैपिटल असेट को ट्रांसफर किया है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ट्रांसफर डीड कहां एग्जीक्यूट हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको पैसा कहां रिसीव हुआ, अगर इंडियन कैपिटल असेट ट्रांसफर हुई है तो इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज इंडियन इनकम। कोई भी बंदा अगर इंडिया के बाहर, कोई भी बंदा अगर इंडिया के बाहर इनकम अर्न कर रहा है बिकॉज ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, because of any property in India, because of any asset or source of income in India, or because of transfer of any capital asset situated in India, then it is to be termed as, it is deemed to be considered as Indian income। लेकिन कहां पर बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता? जहां पर आपने परचेस किया है एक्सपोर्ट के लिए, आपने न्यूज कलेक्शन करने के लिए काम किया है और आपने इंडिया में आके फिल्म की शूटिंग करी है, तो इसे कभी भी बिजनेस कनेक्शन कंसीडर नहीं करा जाता। अगर आपको सैलरी दी जा रही है फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, अगर आपने इंडिया में सर्विसेज रेंडर करी हैं और उसके लिए आपको सैलरी दी जा रही है, तो भले आपको सैलरी कहीं पर भी रिसीव हो, इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज इंडियन इनकम। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, इन्होंने 25 साल एबी लिमिटेड में काम किया, रिटायर होने के बाद ये यूएसए में जाके सेटल हो गए, एबी लिमिटेड से इनको पेंशन आती है और वो पेंशन इनके यूएसए बैंक अकाउंट में क्रिएट होती है। तो भाई ये जो पेंशन आपको मिल रही है, ये पास्ट सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया के लिए मिल रही है। तो अगर आपने पहले कभी इंडिया में सर्विसेज दी हैं और उसके लिए आपको सैलरी दी जा रही है, वो सैलरी बेसिक सैलरी हो, अलाउंसेस हो, परक्विजिट्स हो, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो, उसे इंडियन इनकम माना जाता है और आपके हाथ में टैक्सेबल किया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विसेज दे रहे हो इंडिया के बाहर, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विसेज दे रहे हो इंडिया के बाहर और आप हो एक इंडियन सिटीजन, आप हो एक इंडियन सिटीजन, तो कोई भी इंडियन सिटीजन अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज देता है इंडिया के बाहर, कोई भी इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विसेज देता है इंडिया के बाहर, अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, तो जो भी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इंडियन सिटीजन को दी होगी, वो डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर एक्स कौन है सर? ये मिस्टर एक्स जो है वो इंडियन एम्बेसी में एम्बेसडर है। ये इंडियन एम्बेसी में एम्बेसडर है और ये इंडियन एम्बेसी कहां है? यूएसए में। यूएसए की इंडियन एम्बेसी में एम्बेसडर है मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स है एक इंडियन सिटीजन। मिस्टर एक्स को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी देती है। अब भले मिस्टर एक्स अपनी सेवाएं यूएसए में दे रहे हैं, इन्होंने सर्विसेज अपनी रेंडर करी है यूएसए में, लेकिन क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विसेज दी हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको सैलरी दे रही है, तो ये आपकी इंडियन इनकम मानी जाएगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। ध्यान रहे कि ये क्लॉज एप्लीकेबल होता है जब सैलरी इंडियन सिटीजन को मिलती है। अगर इंडियन एम्बेसी यूएसए में मिस्टर जॉन काम करते हैं और मिस्टर जॉन यूएसए के सिटीजन हैं, इनको भी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देगी, लेकिन क्योंकि ये यूएसए के सिटीजन हैं, इनको जो सैलरी मिल रही है वो सर्विसेज रेंडर्ड इन यूएसए के लिए मिल रही है, तो ये सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो सकती।
बात समझ रहे हो? मेयरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रही है, इस बात से आपकी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपको सैलरी दे रही है फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया, और आप क्या हो, एक इंडियन सिटीजन हो, आप क्या हो, इंडियन सिटीजन हो, तो उस केस में आपका सेक्शन 9 एप्लीकेबल होगा। अब यहां पर सरकार कहती है कि हमने इस इंडियन सिटीजन को, लेट से मिस्टर एक्स को, जो अलाउंसेस दिए हैं, जो परक्यूजिट्स दिए हैं फॉर द सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया, उन्हें हम एग्जेम्प्ट करते हैं सेक्शन 10(7) में। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन को जो बेसिक सैलरी देगी वो टैक्सेबल होगी, जो अलाउंसेस देंगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे 10(7) के अंदर, और जो परक्यूजिट्स दिए जाएंगे वो भी आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे सेक्शन 10(7) के अंदर। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा रहा है और लोन का पैसा अगर इंडिया में यूज किया है, तो उस केस में वो इंटरेस्ट ऑन लोन इंडियन इनकम है। अगर लोन का पैसा इंडिया में यूज किया जा रहा है और उस लोन पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट इनकम रिसिपिएंट के हाथ में इंडियन इनकम है। अगर हम किसी को फीस पे कर रहे हैं रॉयल्टी के लिए, टेक्निकल सर्विसेज के लिए, और रॉयल्टी की जो नॉलेज है, जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो हमने यूज किया है इंडिया में, और जो टेक्निकल सर्विसेज हैं उसे हमने इस्तेमाल किया है इंडिया में। तो अगर कोई व्यक्ति इंडिया में लोन इस्तेमाल करता है, इंडिया में कोई आईपीआर इस्तेमाल करता है, इंडिया में कोई टेक्निकल सर्विसेज लेता है, लोन के लिए इंटरेस्ट देता है, आईपीआर के लिए रॉयल्टी देता है, टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस देता है, तो इसके ऊपर सेक्शन 9 लग जाएगा, डीम्ड टू बी इंडियन इनकम। अगर लोन पे इंटरेस्ट, आईपीआर पे रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विसेज पे फीस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, देन इट इज ऑलवेज इंडियन इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पैसे को कहां पर यूज किया गया है, आईपीआर को कहां पर यूज किया गया है, टेक्निकल सर्विसेज को कहां पर यूज किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। मैं एक बार फिर से आपको एक बात रियलाइज कराना चाहूंगा, ये रिवीजन वीडियो देख के आपका कंप्लीट रिवीजन नहीं होगा, आपके पास दिमाग में सारी बातें फिट नहीं होंगी, ये केवल एक आपको पुश दे सकता है। अब आपको क्या करना है, एक बारी फटाफट से अपने पास से पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, और हमारा अब 22 ऑफ जुलाई को इसका एमसीक्यू सेशन है। 22 ऑफ जुलाई को हमारा इसका लाइव एमसीक्यू सेशन है। सो यू ऑल हैव टू अटेंड दिस पर्टिकुलर सेशन। तो 22 जुलाई को हमारा जो ये एमसीक्यू सेशन होगा, इस पे आप लोग आएंगे और इस एमसीक्यू सेशन को आप लोग अटेंड करेंगे। इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी चीजों की। राइट एवरीवन, अच्छे से सारी चीजें कवर करके आइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय टू एवरीवन, टेक केयर।